जो कहानी मैं आप तक लेके आया हूँ, वो हमारे हिंदुस्तान के हिंदी साहित्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, बहुत बड़ा नाम है अज्ञेय, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। अज्ञेय जी हिंदी साहित्य की हर विधा में उन्होंने जो भी रचा, उसका इतिहास बना। मूल रूप से वो कविता करते थे और कविता के बाद उनकी दूसरी जो पसंदीदा विधा थी, वो कहानी थी। तो उन्हीं की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसका शीर्षक है रोज, यानी डेली, हमेशा। ये जो कहानी है बिल्कुल रियलिस्टिक फॉर्म में है। आप आपने अगर फिल्में देखी होगी रियलिस्टिक फॉर्म की, आर्ट मूवीज लाइक दिस है ना, उस तरह से। तो मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ। आप भी जरा गौर से सुनिएगा। दोपहर दोपहरिया में मैं उसके घर के सोने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा, मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य अस्पर्श, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकलती है। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, भैया नहीं आए? अभी आए नहीं, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। यही कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब के गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। हम्म। मैं हूं कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न करना ठीक नहीं है, और मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर वो नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं? अरे इतनी धूप में आए हो। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, लाओ मुझे तो। वो शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ टेक कर एक थकी हुई सी हूं करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा कि ये क्या है, ये कैसी छाया है इस घर पर छाई हुई। मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है, कि तो इसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा जो परस्पर संबंध सख्य का ही है। हम बचपन से इकट्ठे खेले, इकट्ठे लड़े पिटे, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे से हुई, और हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही। वो कभी भातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूं। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा तब वो एक लड़की थी, अब वो एक विवाहिता है, एक बच्चे की मां भी। इसमें कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, यदि आया होगा तो क्या है, ये मैंने अभी तक सोचा नहीं। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था कि ये कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बैठी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं है, वैसे हम लोग इसको टीटी कहते हैं। मैंने उससे बुलाया, टीटी, टीटी, आजा बेटा। पर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ मां से चिपट गया और वहां सा होकर कहने लगा, मालती ने फिर उसे एक और नजर देखा, फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी।
काफ़ी देर मौन रहा, थोड़ी देर तक तो मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे। किंतु उसके बाद मुझे ध्यान हुआ कि मालती ने कोई बात ही नहीं की। ये भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वो बीते हुए दिन भूल गई? या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है? क्योंकि वो निर्बाध स्वच्छंदता अब तो हो ही नहीं सकती। फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर और दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई? उसने एकाएक चौंकर कहा, हम्म? यह प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात नहीं सुनी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वो एकटक मेरी ओर देखी जा रही थी, किंतु मेरे अधर उन्मुक्त होते ही उसने आंखें नीचे कर ली। फिर भी मैंने देखा, उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा था कि किसी बीती हुई बात को याद करने की वो चेष्टा कर रही थी। वो पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही थी, मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तौक डाल दिया गया हो। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, पर वो हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए, तब वो शिशु को लेकर उठी और किवाड़ खोलने गई। वे यानी मालती के पति आ गए। मैंने उन्हें पहली बार देखा। हाँ, फोटो में जरूर देखा था और उन्हें पहचानता भी था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई। हम दोनों भीतर बैठकर के बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, उस स्थान के बारे में, आबो हवा के बारे में और अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करती थी, एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। वो एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उनकी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे दोपहर में वापस लौटते हैं। उसके बाद दोपहर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ एक छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और उनकी ज़रूरी हिदायतें करने उनके जीवन में कुछ एक निर्दिष्ट धर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ उस समय उकताए हुए हैं। और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वो अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी हो? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, अरे वो पीछे खाया करती है, मतलब वो बाद में खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहती है। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा है क्या? क्या आएगा? ऐसे बेवक्त पर खा रहे हैं? मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि भूख जो बढ़ जाती है ना, और भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोकर बोली, मेरे लिए तो ये नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, मालती, ये बच्चा रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा, हमेशा ऐसा ही करता रहता है। फिर बच्चे को डांट कर चुप करवा दिया, जिससे वो और ज्यादा रोने लगा। मालती ने उसे उठा करके जमीन पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेंगे आंगन में चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब तक 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है, क्योंकि वहां पे 1-2 चिंताजनक केस आए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हो सकता है 2 की शायद टांगे भी काटनी पड़े, क्योंकि उनको गैंग्रीन हो गया है।
और थोड़ी देर में वो चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी तो मैंने कहा, अब तो खाना खा लो। तू जहाँ खाना खा ले तब तक मैं टिटी के साथ बैठकर खेलता हूँ। वो बोली, खा लूंगी, मेरे खाने की कौन सी बात है। फिर चली गई। मैं टिटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वो कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वही आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही थी, 3 बज गए। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई काम संपन्न हो गया है। थोड़ी देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा था या नहीं? सब कुछ तो? अरे नहीं, बहुत था। हाँ, बहुत था। भाजी तो सारी मैं खा गया, पर बचा कुछ होगा ही नहीं। यूं ही रौब न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती नहीं है। हाँ, कभी कभार कोई आ जाता है तो नीचे से मंगवा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं। जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी तक बढ़ती जा रही है। मैंने पूछा, कोई नौकर नहीं है? कोई ठीक मिला ही नहीं। हो सकता है शायद 1-2 दिन में मिल जाए। अच्छा, बर्तन भी तुम मांजती हो? और कौन मांजेगा? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? वो क्या है कि आज पानी नहीं है ना, तो इसलिए बर्तन कैसे मंजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? अरे रोज ही होता है, कभी तो वक्त पर आता ही नहीं है। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब जाकर के बर्तन मंजेंगे। चलो भाई, तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खा कोई? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने भी उसे मालती को दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहने के बाद मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली। पिछले दिनों के लिखे हुए नोट को देखने लगा। जब मालती को याद आया कि उसके मेरे आने का कारण तो पूछा ही नहीं, और बोली, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था। और क्या करने? अच्छा, तो 2-3 दिन रहोगे ना? अरे नहीं, कल ही चला जाऊंगा, क्योंकि कोई ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे जाना है। मालती कुछ बोली नहीं, कुछ खिन्न सी हो गई। फिर मैं नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान आया, मैं आया हूं तो मालती से मिलने, लेकिन यहाँ वो बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूं। पर बात भी क्या की जाए? मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया गिरी हुई है, वो अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूं, जैसे ये घर और ये जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती हो या नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ, कहकर मालती थोड़ी सी हंसती। वो हंसी कह रही थी, अरे भाई, यहाँ पढ़ने को है क्या? मैंने कहा, अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं जब वापस जाऊंगा तो तुम्हारे लिए कुछ किताबें ज़रूर भेज दूंगा। और वार्तालाप फिर ख़त्म हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, अच्छा, तुम आए कैसे यहाँ पे? लॉरी में? मैंने कहा, नहीं, पैदल। इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की भाई। अरे आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो या? नहीं नहीं, वो कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा मैं अगर आगे चल रहा हूँ तो मैं अपना बिस्तरा वगैरह कुछ सामान मैं लेके आ गया। अच्छा किया। यहाँ तो बस, कहकर मालती चुप हो गई। फिर बोली, तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल भी नहीं थका हूँ। रहने भी दो। थके नहीं भला? क्यों नहीं थके हो भाई? इतनी दूर पैदल चल के आए हो
वो भी इन पहाड़ियों में तो थके तो होंगे ही। मैंने कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ी देर बाद चुप रहकर मालती से बोला, अच्छा और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। मैंने कहा वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टिटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा और सोचने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वरता उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे और मैं ऊँघने लगा। एकाएक एक स्वरता टूट गई, मौन हो गई और इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। चार खड़क रही थी और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई। न जाने कब मुझे कैसे, कब नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए और दूसरा सामान लिए वो कुली भी आ गया। मैं मुंह हाथ धोने को, पानी मांगने को ही था कि फिर मुझे याद आया कि भाई पानी तो आया ही नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते हुए महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर कर दी आने में? उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ वो आज वो गैंग्रीन का ऑपरेशन करना था ना, तो एक का करके आया हूँ और दूसरे को एम्बुलेंस में किसी बड़े अस्पताल में भिजवा दिया। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? अरे वो उसके पाँव में ना एक कांटा छुप गया था, उसी से हो गया। अरे यार, बड़े लापरवाह लोग हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। हाँ, मिल जाते हैं। यही हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ ही जाता है, नीचे बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन से सुन रही थी, अब आ गई। बोली, हाँ, केस बनाने में क्या देर लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़ी, ये भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की माँ काट आते हो, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास है भाई। महेश्वर हंसे और बोले, ना काटे तो उसकी जान गंवाए। हाँ, पहले तो दुनिया में क्या कांटे नहीं होते थे? आज तक तो सुना नहीं कि कांटों के चुभने से लोग मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया और मुस्कुराए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं सरकारी डॉक्टर, अस्पताल है न क्या परवाह। मैं तो रोज ही ऐसे बातें सुनती हूँ, आप कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता है। पहले तो रात भात पर नींद तक नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल से पानी आ गया। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खन खन शब्द से हमने जाना कि अब बर्तन धोए जाने लगे हैं। टिटी महेश्वर की टांग के सहारे खड़ा होकर मुझे देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला गया। महेश्वर ने कहा, अरे उधर मत जा, और उससे गोद में उठा लिया। वो मचलने लगा, चिल्लाने लगा, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी इस घर में चैन पड़ेगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होगी। अरे होने को तो मच्छर भी बहुत है, पर इतना भारी लोहे का पलंग उठाकर भाई बाहर लेके कौन जाए? अब नीचे जाएंगे ना तो आते हुए कुछ चारपाइयां ले आएंगे। फिर एक बार रुक कर बोले, अच्छा तो बाहर ही सोएंगे? ठीक है। टीटी अभी तक रोता रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और हम पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, रुको रुको, मैं मदद करता हूं, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, पलंग पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वो कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके वो फिर रो उठता और फिर एकदम चुप हो जाता। और कभी कभी हम हंस पड़ते
या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वो उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, सुन, थोड़े आम लेके आया हूं, वो भी धो देना। कहाँ है आम? अंगीठी पर रखे हैं, वो कागज में लिपटे हुए हैं। मालती ने भीतर आकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वो लिपटे हुए थे वो किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी अखबार के टुकड़े को पढ़ती हुई जा रही थी। वो नल के पास जाकर खड़ी उससे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक दिया और आम को धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात है, जब हम स्कूल में भर्ती हुए ही थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लासरूम से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचों में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अम्मियों को तोड़ तोड़ कर खाना। मुझे याद आया, कभी जब मैं भाग जाता था और मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं खिन्न मन से लौटकर आ जाया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती है। उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि वो इसे समाप्त कर चुकी है। समाप्त कर चुकी हो? नहीं, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वो नित्य ही उसके 10 पन्ने, उसके 10-20 पेज फाड़ कर फेंक देती। अपने खेल में किसी भी भांति का फर्क नहीं पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हां, कर ली। पिता ने कहा, लाओ, मैं भी प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी रही। पिता ने कहा तो उद्धत स्वर में बोली, मैंने किताब फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी, मतलब नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वो बहुत पिटी। वो बात अलग है। इस समय मैं सोच रहा था कि वो उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी होगी, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। ये क्या है? तभी महेश्वर ने पूछा, भाई रोटी कब बनेगी? मालती बोली, बस थोड़ी देर में, रुको मैं बनाती हूं। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टिटिक की कर्तव्य भावना कुछ विस्तीर्ण हो गई। वो मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना, नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे कहीं एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर उसमें सामान रखने लगी। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे के कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगी। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों में लेट गए। टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोमजामा बिठाकर उसे उस पर लिटा दिया। वो सो गया, पर नींद में कभी कभी चौंक उठा। एक बार तो उठकर बैठ भी गया, पर वापस तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वो बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूं। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वो ऊँघ रही हैं। तब लगभग 10:30 बजे थी। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखते रहा। वो किसी विचार में लीन हुए धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पलंग पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी। आकाश अन्नभ्र था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो।
झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं कोई राग जो कोमल है किंतु करुणहीन, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं वे भी सुंदर दिखते हैं। पर वो सब मैंने ही अकेले में देखा। महेश्वर ऊँघ रहे थे। मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, बस अभी छुट्टी हुई जाती है और मेरे कहने पर 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज ही इतने बजते हैं। मालती ने वो सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की गति के लिए, एक संसार सौंदर्य के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टिटी की ओर देखा। वो एकाएक मानो किसी शैशवोचित कामना से उठा और खिसक कर पलंग के नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंकर कहा, अरे क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भर स्वर में कहा, अरे चोट बहुत लग गई उस बेचारे को। ये सब मानो एक क्षण में एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसे चोटें लगती रहती है, रोज ही ऐसे गिरता पड़ता ही है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा मेरे मन ने भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। मां, युवती मां, ये तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो? और ये अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारा आगे पड़ा है। और तब एकाएक मैंने जाना कि भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उसके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है वे इसे पहचानते ही नहीं है। उसकी परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रही थी। टिटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपटकर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश की ओर देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को? तभी 11 का घंटा बजा। मैं अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। धड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी। घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज, और उसने कहा, 11 बज गए। थैंक यू।